कि गेहूं के साथ एक घुनो पिसाला, यानी गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। अब गेहूं में क्या होता है, घुन पड़ जाता है, तब अब क्या होता है, उसको सूप से फटका जाता है, चलनी से चाला जाता है, लेकिन बहुत से घुन जो है उसी में रह जाता है, और वो जब चक्की चलता है तो उसमें पिसा जाता है। सामान्य अर्थ में लोग यही समझेंगे, लेकिन नहीं, गेहूं के साथ ही घुनो पिसाला का अर्थ समझेंगे तब पता चलेगा। गेहूं के साथे घुनो पिसाला, इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए, गेहूं के साथ एक घुनो पिसाला, गेहूं के साथ रहेंगे तो क्या होगा, घुन भी पिसाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी निर्दोष व्यक्ति भी दोषी हो जाता है। दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दोषी हो जाता है। देखेंगे बचपन में माता पिता कहते होंगे, चाहे अभी भी आपके माता पिता कहते होंगे कि बाबू अच्छे लोगों के साथ तुम रहना, गड़बड़ वाला आदमी के साथ तुम लोग मत रहना, मैं तो वैसा ही तुम बन जाओगे। जाहिर सी बात है, संगत, दोस्ती, मित्रता जिस तरह के करेंगे उसी तरह के आप बनेंगे। अगर बुरा के साथ रहेंगे तो भले आप बुरा नहीं हो, उसका छींटा पड़ सकता है। देखेंगे कि बहुत से पेपर आउट बीपीएससी का हुआ, 67वीं का, उसमें लोग पकड़े गए, कुछ निर्दोष लोग भी पकड़े गए थे। हमको जानकारी है कि निर्दोष व्यक्ति, वही निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया, उसकी सामाजिक साख खराब हो गई। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूं, उस व्यक्ति को मैं नजदीक से जानता हूं। वह चाहा क्या, उसकी सरकार के प्रकाश में लाए इस चीज को कि हां आपके यहां गड़बड़ी होती है। नहीं होता है कि जैसे किसी का कत्ल हुआ, आप वहां पहुंच गए, कैसे सिनेमा में दिखाया जाता है, पुलिस पकड़ कर आपको ले जाके जेल भेज दी, आप ही को दोषी बना दी। इसलिए देखते हैं लोग मरते रहता है, लोग अब तो खैर सरकार बोली है कि पुरस्कार देंगे, ये करेंगे, आप लेके जाइएगा, तो थोड़ा सा लोग मदद भी कर देता है। क्यों लोग मदद करना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लपेटे में आ जाएंगे पुलिस के, हमसे पूछताछ करना, थाना ले जाना, ये करना वो करना, इसके चक्कर में लोग नहीं पड़ना चाहते। तो उसके साथ जो है क्या है, वो भी पिसा गए। सामाजिक साख खराब जब हो जाती है, देखिए होता क्या है, आप देखेंगे एक बार सुने होंगे कि कोल घोटाला हुआ था 2012-13 में, खूब उजागर था, डी राजा। बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि कोई दोषी नहीं है, सब निर्दोष है, कहीं यहां पर घोटाला नहीं हुआ। लेकिन जो जनता में चली गई उसकी छाप, उसको कैसे निकाल पाइएगा।
हमारे पास कोई कानून है? मान लीजिए किसी पर आरोप लगा दिए, बाद में पता चला कि यह दोषी नहीं है, फिर क्या होगा? अब बेचारा का जो साख चला गया वो तो साख लौट कर नहीं आएगा। ये हमारे यहाँ कानून जो है इसी में सुधार लाना है कि अगर जो कोई इल्जाम लगा दिया, अगर वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया, तो जो इल्जाम लगाया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि तूने झूठी आरोप क्यों लगाया। आजकल देखेंगे बहुत से केस मुकदमे होते हैं, घर का एक व्यक्ति जो है उसमें संलिप्त रहता है, अब पूरा परिवार खानदान का नाम दे दिया जाता है और उस साथ ही साथ जौ के साथ घून भी पिसा जाता है। अब पूरा फैमिली जो है पिसा गया। जैसे दहेज को लेकर के किसी लड़की की हत्या हो जाती है और इसका पति करता है हत्या, अब पता चला सास ससुर ननद देवर देवरानी पूरा मौसा मौसी सब का नाम लपेट दिया। सब लोग आए थे मारने के लिए जी, और निर्दोष व्यक्ति जो है फंस गया। इसके कई एग्जाम्पल है जो हम बताएंगे। यानी जौ के साथ घूनो पिसा गया। अब आप देखेंगे देखेंगे कि हम इसका विश्लेषण जो करेंगे, हम किन किन क्षेत्रों में करेंगे। हम इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे कि कहां एग्जाम्पल हमको मिलेगा कि जौ के साथ घून भी पिसाया है। इसको उल्टेंगे, हम देखेंगे कि कहां हम मौर्य काल से लेकर के आधुनिक काल तक हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के गलती के कारण कहां कहां हम पिसे गए हैं लोग। उस चीज को यहां डालेंगे इतिहास के पन्नों में, ऐतिहासिक काल में। फिर हम देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में, फिर हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में, फिर हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में। ये सारे क्षेत्र में हम अवलोकन करेंगे कि कहां कहां एग्जाम्पल है। अब आप देखेंगे इसमें हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि जौ के साथ घून कैसे कैसे पिसा रहा। आप देखेंगे मुगल काल को लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? आप इतिहास पढ़ें, आप ही बताएंगे। राणा सांगा। बुलावा दिया, बुलावा दिया ना जी। राणा सांगा ने बुलाया किसको? बाबर को। किसके खिलाफ बुलाया? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। फायदा क्या हुआ? राणा सांगा को मिला फायदा। तो क्या हुआ? उसके साथ साथ पूरी जनता पीसी गई। बहुत समय तक मुगल शासन रहा, हमारे देश के लोग तो थे नहीं। तो जौ के साथ क्या हुआ? घून भी पिसाता गया, जनता भी यहां पीसी गई। अंग्रेज आए, अंग्रेजी शासन आया या अंग्रेज आए। अंग्रेज क्यों यहां आके रह गए? हमारे जो है निपंगपे निगंपा क्या कहते हैं, निकम्मे के, हमारे शासक सब निकम्मा थे। उसके कारण आए। जितने जो हिंदू शासक थे या मुस्लिम शासक थे आपस में लड़ रहे थे,
लड़ने का फायदा क्या लिया? अंग्रेज ने ले लिया और धीरे 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 पूरे भारत पर शासन कर लिया। अब वो राजा लोग क्या करते थे, हम पर थोड़े चढ़ाई किया है, उस पर किया है। तो देखेंगे जौ के साथ सब पिसा गया, धीरे धीरे सब पिसा गया और हम गुलाम बनकर हो गए। गुलाम। इस इतिहास से क्या मिलती है? सीख मिलती है। लेकिन हम सीखने वाले नहीं हैं। हम लोग सीखने वाले नहीं हैं। इतिहास से हम सीखते ही नहीं हैं। जब से ये मोबाइल आया है, हम इतिहास को जब क्या समझ रहे हैं कि मोबाइले में सब इतिहास है, जो लिख देता है इसमें समझते हैं वही सही है। हम उसे सीख नहीं लेते। क्या हम समझते हैं कि आधुनिकता के दौर में हम आ गए हैं? नहीं जी। एक आदमी से हमको बहस हो रही थी, उसने कहा क्या, आरक्षण जो है देश को बर्बाद कर दिया। बोले कैसे? तो मेरिट नाम का कोई चीज नहीं रहा। बोले मेरिट किसको कहते हैं? नंबर लाना। नंबर लाने से यह साबित हो सकता है कि यह व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है। राजनीति में देखेंगे, अनुसूचित जाति को छोड़ करके किसी को आरक्षण नहीं है। अंगूठा छाप भी नेता जीत के पहुंच जाता है, देश के शासन को चलाता है ना जी। आपको देखेंगे चर्चा चली महिला आरक्षण को लेकर, कम नंबर लेकर के आकर के प्रशासन में आ गई। हम बोले प्रशासन में 3000 वर्ष से, जब से सृष्टि है तब से महिलाओं को दबाया जाता है। अभी तो कम जगी है, उसका आरक्षण आप खा गए हैं। महिलाओं के जो है वो आरक्षण नहीं दिए हैं आप, उसका हक है। वो 50% आबादी कल कहेगी कि 50% देश हमारा है, 50% आपका है। आप कहते हैं हम महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। नहीं, महिला इतना दिन तक आपको छोड़कर रखी थी, अब जागृत हो रही है। वो 50% मांग करेगी कि वो 50% है, दो ही जाति है जी, एक पुरुष और एक महिला, दो ही जाति है। तो ये अपना हक छोड़ करके दबा करके लोग रखा था शुरू से। तो आपको खराब तो लगेगा ना जी कि महिला आ रही है। मेरिट से अगर आप किसी भी व्यक्ति को इंटर करा करके कहेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई तुम करो, वो डॉक्टर बन जाएगा। किसी को कहो कि तुम जो है ये तैयारी करो, अलग अलग इंजीनियर की तैयारी करो, जो भी हो उसमें जाएगा, करेगा। दबा करके, मानसिक दबा करके हम लोग रखे हैं ना जी, किसी को पढ़ने नहीं दिए। महिलाओं को आजादी से पहले कितनी महिलाएं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। हम लोग उसकी मानसिक को आगे बढ़ने नहीं दिए, दबा करके हमने रखा। अनुसूचित जाति के लोगों को हमने दबा कर रखा कि तुम नहीं पढ़ोगे, तुमको स्कूल जाना ही नहीं है। तो वो फिर पढ़ेगा कैसे? देश आगे बढ़ेगा कैसे? सिर्फ एक व्यक्ति के बढ़ने से तो देश नहीं बढ़ जाएगा, सबकी भागीदारी होगी तभी देश बढ़ेगा। तो उनको कान में, देखिए इंसान को क्या होता है, तब उनको समझ में आई, हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं। हम बोले कि आपके मस्तिष्क में जो भर दिया जाता है वही सुनते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे किसी को उठाएंगे नहीं तो व्यक्ति उठेगा जी, महिला उठेगी। जीवन भर में नहीं उठ सकती थी अगर नहीं इसको 35% बिहार में आरक्षण मिलता था। जीवन पूरा लगा देती, कितनों पढ़ती, होने वाला नहीं था कुछ। तो ये क्या है? ये सामाजिक और आर्थिक बदलाव है।
अब जाइए तो महिलाओं के पास जो नौकरी करती है 2 लाख 4 लाख रुपया आराम से रहता है, वो दूसरे को देती है। अब पहले क्या था, भीख मांगना पड़ता था उसको, भीख के रूप में, बचपन में पिताजी से, युवा अवस्था में पति से, अब बुढ़ापा में पुत्र से। अब तीनों झाड़ लगाता है। पिता से सुनना पड़ता है कि नहीं जी, कितना खर्च कर देती हो। पति तो कहता है आज ज्यादा खर्च हो गया, तुम्हारा जो है खाली खर्चे लोजे लगे रहता है। बुढ़ापा में बेटा से कहा, मां तुमको तो लगता है कि पैसा लगता है गाछ पर होता है क्या, सुनना पड़ता है। ऐसी महिलाओं के साथ होता है। तो आप देखेंगे उसके पास पैसा रहेगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव हो जाएगा, निश्चित तौर पर वो समाज में आगे बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि जौ के साथ घुनो पिसाला कैसे, देखेंगे आगे मैं बढ़ाता हूं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो अराड़ा संघा का हो गया, इसका हो गया, और भी ले सकते हैं आप, जहां जहां इतिहास में से पन्नों से ढूंढ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, मेरे गांव में एक राम स्वरूप नाम का व्यक्ति था। वह क्या करता था कि बहुत बड़ा अपराधी था। कोई अपराधी क्यों बन जाता है, इस पर हम लोग सोचते हैं? नहीं सोचते। उसके समुदाय के लोग अपराधी उसको बनाते हैं, उसका संरक्षण मिलता है। आप ध्यान देंगे कि उसके, अगर किसी जाति का वो अपराधी है तो उसके जाति का संरक्षण मिलता है, तभी वो अपराधी बन जाता है। अगर गांव में अपराधी बनना शुरू किया, सारा गांव के लोग दबा दिए उसको मार पीट करके, तो अपराधी बनेगा जी? नहीं बनेगा। जैसे कोई दूसरा मारेगा, उसके जाति वाला खड़ा हो जाएगा और उसको क्या कहेगा, वाह शेर है। जितने गोली चलाएगा उतने शेर कहलाएगा, इसीलिए वह अपराधी हो जाता है बड़ा। अपराधी को बनते हुए, जैसे कि अब सर्प जैसे फौप मारता है, उसके मार दीजिए लाठी से, मर जाएगा। पीछे मारिएगा तो मरेगा नहीं, उसके मुंह को कुचल दीजिए, लेकिन कोई नहीं कुचलता है। देखेंगे आज अभी के समय में हमको लग रहा है अपराधी लोग है राजनीति में, लेकिन कम होते जा रहे हैं। नजर दौड़ाएंगे, सिवान, छपरा, गोपालगंज से लेकर के हर जगह पूरे बिहार में देखेंगे कि कोई अपराधी अब जीत नहीं रहा है चुनाव। लोग वोट नहीं दे रहे हैं, और टिकट भी लोग अब देना नहीं चाह रहे हैं इन लोगों को। एक नया अब थोड़ा शुरुआत हुआ है, नहीं तो पहले सब अपराधी ज्यादा जीत जाता था चुनाव, डरवा करके, धमका करके, क्योंकि वोट हो गया कि अब तो जेन्युइन वोट मिल रहा है, तो आपसे तो कोई डर नहीं रहा है, जाके बटन दबा दे रहा है। तो एक चीज देखने को ये राजनीति में बदलाव आया है। हाँ, अभी है राजनीति में अपराध है, लेकिन कुछ अब नहीं है कि जैसे क्या होता है, पहले वोट छापने के लिए ठेका ले लेता था, अब तो छपाई है नहीं 95 से, तो फिर अब क्रिमिनल की जरूरत क्या है, घर घर जाना पड़ेगा वोट के लिए। तो नेताजी घर घर जा रहे हैं। अब पहले क्या था, घर घर नहीं जाना है, उस क्रिमिनल का, उस गांव का क्रिमिनल है, उसको ठेका दे दीजिए, वो सब जाया, बम मारा, गोली मारा, छाप के चल दिया। ऐसे होता, ये कांग्रेस के जमाने में होता, कांग्रेस के जमाना में होता था। कांग्रेस का ही सीख करके जो है आपका क्षेत्रीय पार्टी करना शुरू कर, जहां जहां जाती उसी का कर, क्योंकि उस पर दबदबा जो कांग्रेस पर था वो कुछ खास वर्ग के लोग का ही था, उससे लोग डरते थे गांव के लोग, और डर से वोट देते थे। एक अनुसूचित जाति के लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था, पता है ना, उसको वोट देने से रोक दिया जाता था, रास्ते में लाठी से पीट करके खदेड़ दिया जाता था कि नहीं तुम वोट नहीं दोगे। लेकिन वोट देने का अधिकार जो मिला, टीएन शेषन का नाम आपने सुना होगा,
टीएन शेषन ने दिखा दिया कि कैसे वोट का अधिकार आपका है। उससे पहले चुनाव आयोग का लोग नाम नहीं जानता था। आप देखेंगे बहुत बड़ा अपराधी था, ये अपराध करता था। एक दिन इसने एक व्यक्ति को गोली मार दी, लेकिन इसके साथ साथ इसके मित्र जो थे वो भी पकड़े गए। इसमें संलिप्त नहीं थे इस अपराध में, लेकिन वो भी पकड़े गए और उन्हें भी सजा मिल गई। इस तरह कहा जा सकता है कि जौ के साथ घूनो पिसाता है। आगे हम बढ़ेंगे। हम श्रीलंका राजनीति क्षेत्र में चलेंगे। हम श्रीलंका को लेंगे। देखेंगे आज श्रीलंका की स्थिति कितनी खराब हो गई है, क्योंकि वहां की और उसके साथ साथ क्या हुआ, पूरे श्रीलंका की जनता पीसी गई। एक राष्ट्रपति वहां का खराब निकल गया और इसका सपोर्ट पूरी जनता की थी, तो इसके साथ साथ वहां की जनता भी पीसी गई, महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से। देखें, एक व्यक्ति खराब का साथ दे दिया, उसके साथ रहने लगा, तो जौ के साथ घुनो पिसा गया। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी बार बार एक ही व्यक्ति को सत्ता में नहीं लाना चाहिए। कितने भी अच्छा व्यक्ति हो, उसको जो है 10 साल 5 साल, एक बार अगर अच्छा काम किया तो एक बार और मौका देना चाहिए, तीसरी बार मौका नहीं देनी चाहिए। क्यों? कि वो तनाशाह हो जाएगा। इंदिरा गांधी तनाशाह हो गई थी, अब इन वर्तमान प्रधानमंत्री भी तनाशाह हो गए। जो इच्छा कर रहा है वही कर रहे हैं। हम उनके न पक्ष में है ना विपक्ष में है, हम तटस्थ हैं। क्योंकि हम इंदिरा गांधी की भी कह रहे हैं, उसकी भी तानाशाही इतनी आ गई थी कि पूरे विपक्ष को जेल भेज दी थी। इनकी भी तानाशाही इतनी हो गई है कि पूरे संसद से विपक्ष को बोलने ने निकाल दिया, निकाल बाहर। ये कोई मतलब है? वो संसद चुन कर गए हैं, 16-17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति। उसको बोल आप कैसे निकाल देंगे उसको जी? वो मारपीट थोड़े कर रहा है, वो तो बोल रहा है। बोलने पर आप रोक लगे। इंदिरा गांधी के शासन में वहां के सांसद थे, वो तो बहुत कम रहते थे। वो बोलने पर पाबंद, पत्रकार के बोलने पर पाबंदी। कितने पत्रकार को जेल में ठूस दी, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दी, सरकार 9 सरकारें बर्खास्त कर दी। तो ये जो देखेंगे ये तनाशाही हो जाती है। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो देखेंगे इसके साथ किसको, अगर हमारे सत्ता में रहने वाले लोग अगर गलत करेंगे तो पीछे हम भी जाएंगे। अगर गलत व्यक्ति को हम चुनेंगे तो जनता भी पीसी जाएगी, यानी जौ के साथ घूनो पिसाता जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल जो है श्रीलंका पर ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं, हम यूक्रेन को ले सकते हैं। जहां जहां आपको लगेगा वहां लेकर के आप एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं। भारत में भी कई राज्यों को ले सकते हैं, अगर अच्छे बुरे काम हुए होंगे तो। कोई दिक्कत? हाँ, बीच में डाल सकते हैं। ऐसे का मतलब वही होता है। कहानी भी डाल सकते हैं, किसी को कोई कहानी जानते हैं तो उसको डाल सकते हैं। हाँ, डाला जा सकता है। अब आप देखेंगे आर्थिक राजनीतिक हो गया, आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे एक जब कोरोना आया था कोविड-19 के साथ, तो हम चीन, ये कोरोना कहां से चला? माना जाता है चाइना से। तो चाइना को भी नुकसान हुआ, आर्थिक भी नुकसान हुआ, सामाजिक भी नुकसान हुआ, और साथ साथ पूरे विश्व को ले लिया। तो जौ के साथ घुनो पिसाया जी। तो
इस संदर्भ में हम कोविड 19 को के संदर्भ में लिख सकते हैं एग्जाम्पल दे करके। साथ ही आप देखेंगे कि हम आर्थिक डिसीजन लेते हैं, एक किसी सरकार का गलत आर्थिक डिसीजन हो जाएगा तो पूरे देश को ले लेगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान को ले सकते हैं। देखे ना, दूध 500-300 रुपया लीटर कैसे कैसे हो गया था वहां। आर्थिक डिसीजन उनका खराब है, जिसके चलते ये हालात हुआ। हमारे देश में भी आर्थिक डिसीजन गलत है, क्योंकि 94% लोगों की आमदनी जो है 10,000 रुपये से कम है, क्योंकि इनके डिसीजन के कारण हमारे देश में 94% लोगों की आमदनी 10,000 से कम है। आप इसी समझ लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। मात्र 6% लोगों के पास ही 10,000 से ऊपर आमदनी। एक हमारी आर्थिक निर्णय जो है, कुछ लोगों के पास बहुत, 1% लोगों के पास तो काफी संपत्ति है। तो आर्थिक असमानता जो है आप कैसे आता है? हम उसका वितरण सही नहीं करते हैं, क्योंकि सबके पास पैसा होगा, न्याय के साथ विकास होगा या सामाजिक न्याय होगा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सबके पास पैसे जाएंगे, संपत्ति जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई एकदम गरीब है और कोई एकदम अमीर है, ऐसा नहीं है वहां। लेकिन हमारे देश में क्या है कि एक है कि भूखे मर रहा है और एक है कि कुत्ता को दे रहा है। देख रहे हैं ना दोनों। तो ऐसी स्थिति देखेंगे कि इसके जवाब के साथ घुन पीसा जाता है, यहां का जनता पीसी जाती है। आप देखेंगे एक गलत आप जो है सांसद को चुन लीजिए, विधायक को चुन लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर वहां के पब्लिक पीसी जाएगी। कि आप चुनते समय नहीं देख रहे हैं कि हम अच्छे आदमी को चुन रहे हैं कि बुरे आदमी। तो जौ के साथ घुनो पिसाने का अर्थ क्या हुआ? अच्छे व्यक्ति को भी चुनना जरूरी है, ये भी देखना, एग्जाम्पल पेश करना है। हम धार्मिक क्षेत्र में चले जाएं, इतिहास में भी धार्मिक क्षेत्र में हम जाएंगे या सांस्कृतिक क्रम में, तो हम इतिहास के धर्म के पन्नों को उल्टे के तो देखेंगे। हम महाभारत को देखेंगे, हम रामायण को चुनेंगे। महाभारत में क्या? कौरव और पांडव। कौरव क्या थे? दुर्योधन। सबसे मुख्य पात्र क्या था? दुर्योधन। दुर्योधन क्रूर था, अत्याचार करता था, और उसके साथ कर्ण भी जुड़ गया। कर्ण अच्छा व्यक्ति था, वो खराब नहीं था, लेकिन जुड़ गया तो उसके साथ वो भी पिसा गया, वो भी मरा। तो जौ के साथ घुनो पिसा गया, कर्ण भी पिसा गया। एग्जाम्पल देखें रामायण में, देखेंगे रावण और विभीषण। हर्षिक भी ऐसे रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, विभीषण, रावण और विभीषण। रावण अत्याचारी था, अब विभीषण सदाचारी था। अब इसके साथ में रावण के साथ कुंभकर्ण भी था, मेघनाथ भी था। मेघनाथ ने कहा कि पिताश्री आप बात मान जाइए, लेकिन नहीं माना। पत्नी समझाई, ससुर समझाया, कोई किसी का बात नहीं माना। अंत में क्या हुआ? सर्वनाश हो, यानी इसके जौ के साथ। तो हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे। एग्जाम्पल निबंध क्या होता है? कहा, आप सुनिए, इसका नाम क्या है? कहावत। तो कहावत है,
हम उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके लिखेंगे, लेकिन कहावत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी तो दिखाएंगे कि इतिहास में क्या बीता है, क्योंकि कहावतें कहना है हमको, और आधुनिक समय से हम जोड़ करके इसको एग्जाम्पल पेश कर देंगे। प्राचीन भी पेश करेंगे, आधुनिक भी पेश करेंगे। तो जौ के साथ घूनो पिसाता है। पर्यावरण, हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखेंगे हमने जंगल को की कटाई की और खेत बनाया, घर बनाया, गाड़ी खरीदा, उस पर हम पेट्रोल ईंधन का प्रयोग करने लगे ना। तो इस जंगल को काट करके हमने सारी कार्यक्रम किया अपने लिए, तो हम पॉल्यूशन कौन ले रहा है? हम, यहां के पर्यावरण। तो देखेंगे कि इसके साथ साथ हम जौ के साथ घून पिसा रहा है, हम सब पीसे जा रहे हैं ना जी। दामा रोग, टीबी का रोग, कई प्रकार के रोग हो रहा है, और पर्यावरण असंतुलन भी बन रहा है। एक काम के लिए एक देखेंगे, हम इसको जंगल फैक्ट्री बैठा देते हैं। फैक्ट्री क्यों बैठाए? अपने लाभ के लिए। लेकिन कितना पॉल्यूशन दिया? जल प्रदूषण भी दिया, वायु प्रदूषण भी दिया, भूमि प्रदूषण भी दिया। तो एक फैक्ट्री के कारण जो है, एक कारखाना लगाने के कारण हमने लाभ तो उठाया, लेकिन इसके साथ साथ अन्य चीज भी हमने नुकसान किया, अन्य चीज। अब आपको देखेंगे तो क्या इसका मतलब फैक्ट्री नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लेकिन हम उस जगह पर लगाएंगे जहां मनुष्य का वास नहीं हो। हम क्यों वहां लगाएंगे? आज देखेंगे फैक्ट्री लगता है, जब बगल बगल में दुकानें बन जाती है, बगल में हम क्या करते हैं, घर बनवाने लगते हैं। नहीं, सरकार की रोक होनी चाहिए कि आप जो है इसके 3-4 किलोमीटर के अंदर न घर बना सकते हैं, न आप किसी कोई दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि उसका पॉल्यूशन आपको लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ उन्हें बहुत से प्रतिभूमि पड़ा हुआ है, बहुत से पहाड़ी पठारी क्षेत्र में पड़ा है, वहां नहीं बनाते हैं। सीधे क्या सोचते हैं, पटना के बगल में लगा देंगे तो तुरंत हमको ले जाने ले आने में माने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो कम लगेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को कितना बीमारी दे देंगे। जैसे चिमनी, कितना चिमनी लगा हुआ है, जिससे पॉल्यूशन आता है। तो आप देखेंगे कि कुछ काम अच्छे के लिए किया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव बुरा पड़ता है, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ये ध्यान रखेंगे, किसी की भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। आप जब चढ़ेंगे टेम्पू पर, कार पर, तो आराम तो आएगा, लेकिन पॉल्यूशन भी देकर जाएगा, है कि नहीं? तो ये आप देखेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। बहुत आराम से जो है सबका आप फॉर्मेट जो बना रहे हैं, इसको फॉर्मेट को बना कर रखे, माइंड में रखे रहेंगे, लिख देंगे। रटना नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम एग्जाम्पल लिखाए हैं वही आप लिखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक माइंड में खाका बना रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या हमको लिखना है। अब हर कहावत अलग अलग है, हर कहावत का उत्तर अलग होगा, कोई एक नहीं है, एक से मिला जुला नहीं है, क्योंकि नया चीज है, और वो में एक खास भोजपुरी क्षेत्र का चीज है। अब पूरे सबको लोग को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट आएंगे तो पढ़े लिखेंगे, वही चीज लिखना है। तो यहां आप जो है इसमें आप चाहेंगे तो गेन ले सकते हैं, नंबर में 10-15 नंबर आप गेन कर सकते हैं अन्य स्टूडेंट के अलग। तो आज के समय में 15 नंबर बहुत होता है, क्योंकि जीएस में जिसका स्टैटिक्स बनेगा उसी का नंबर आएगा, जिसका स्टैटिक्स नहीं बनेगा उसका नंबर, जिसका, आज मैं कह दे रहा हूं, जिसका स्टैटिक्स नहीं बनेगा उसका जीवन में कभी रिजल्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे। मेंस पास भी कर जाएंगे तो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि 72 नंबर बहुत, आजकल देखते हैं स्टूडेंट जो है मैथ बैकग्राउंड के बहुत आ रहा है, अब मैथ बना दे रहा है। आप जो है रट रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, रटने से बनेगा? नहीं बनेगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि कितनों आप लिख दीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग के समय 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करता था,
तो दो ऑप्शनल पेपर कितने नंबर का होता था? 800 नंबर का। और जीएस 400 नंबर का होता था। अब 50 नंबर का स्टेटिक्स रहता था। तो नहीं भी स्टेटिक्स बना, 25 नंबर का बना, तो प्रभाव नहीं डालता था। क्यों नहीं डालता था? ऑप्शनल में हम लीड ले लिए। अब तो आपके पास ऑप्शनल नहीं है, अब तो निबंध है, तो निबंध में कितना लीड लीजिएगा? ज्यादा लीड नहीं ले सकते हैं। आपको लीड लेने का एक ही जगह है, स्टेटिक्स। वो 50 नंबर लोगों से लीड ले लीजिएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो वहां भी आप फिर कहा निबंध में लीड ले सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 1 सब लिखेगा और सेक्शन 2 सब लिखेगा, हर राज्य के लड़का लिखेगा, लेकिन फंसेगा कहां? सेक्शन 3। यहां आप लीड ले सकते हैं 15-20 नंबर का। तो लीड लेने का जहां जहां जगह है वहां आपको काम करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। स्टेटिक्स और कहावत में दो जगह आप लीड ले लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, एक बार में आप फाइनल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को हम देख रहे हैं कि एक बार में फाइनल कर देता है। कारण क्या है? उसका स्टेटिक्स बढ़िया हो जाता है। तनी थोड़ा सा इधर कमजोर भी है, स्टेटिक्स इतना उछाल मार दिया उसका, 193 94 नंबर, 200 नंबर लड़का लाया है DS1 में। तो इतना आपको करना हो। गलत जिस दिन गलत हो जाएगा स्टेटिक, अगर 300 नंबर के बनाए तो वो नहीं रिजल्ट होगा। उस दिन से दिमाग में निकाल लीजिएगा, अगला तैयारी करना है। अब इसमें नहीं होगा मेरा, क्योंकि कंपटीशन जो है टफ है। सारा खेल नंबर का है, एक नंबर पर 10-10 लड़का रहता है ना? इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। ठीक है।